हेलो गाइस, वेलकम टू घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं डॉक्टर एल संजय कुमार। सर के बारे में मैं आपको बता दूं कि सर प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। तो सर से हम जानते हैं उनके पूरे करियर के बारे में, साथ ही कोविड-19 में मेडिकल फील्ड पर जो प्रभाव पड़ा है उसके बारे में भी हम सर से बात करेंगे। तो चलिए सर से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर एक बहुत जिम्मेदारी भरा पेशा है, तो और भी कई सारे प्रोफेशन हैं, तो उन सब को छोड़कर आपने डॉक्टर ही बनने का चुनाव क्यों किया? फैमिली चाहती थी कि आप डॉक्टर बने या ये आपका खुद का सोचना था कि मुझे डॉक्टर बनना है? मेरी खुद की इच्छा थी। जब छोटे थे उस समय ऐसा लगता था कि कुछ अच्छा सेवा की जाए मानव जाति की। तो उस समय सबसे मेरा एडमिशन 79 का है, तो MBBS में उस समय सबसे अच्छा प्रोफेशन तो ये मेडिकल का ही माना जाता था, आज भी है। और इसलिए वो मेरा खुद की इच्छा थी, इसलिए वो चयन किया। सर, आपने किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन किया है और आपका पूरा जर्नी कैसा रहा मेडिकल फील्ड का? मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो चेस्ट और ट्यूबरकुलोसिस, एलर्जी, क्षय रोग, दमा, इसमें है। और एडमिशन हुआ था 79 में। उसके बाद फिर 1 साल मैंने भिलाई से हाउस जॉब किया, TB हॉस्पिटल और चेस्ट हॉस्पिटल से। फिर वापस यहीं मेडिकल कॉलेज MGM से ही बाकी सब किया। तो बहुत मज़ा आया उस समय। हमने कॉलेज लाइफ भी उस समय मेरे को ध्यान में है कि जो मेडिकल कॉलेज जो रहता था, वहाँ के जो प्रोफेसर रहते थे, वहाँ के जो टीचर रहते थे, पूरे इंदौर महानगर में फेमस रहते थे, क्योंकि दूसरे कोई कॉलेज नहीं थे, प्राइवेट कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो कॉलेज में हमने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया और वहाँ सीखने को मिला किस प्रकार से MY में जो दूर दूर के पूरे संभाग के, पूरे मध्य प्रदेश के पेशेंट्स आते थे। और आज भी वही 1000 पेशेंट वहाँ पे आ रहे हैं। उस समय शायद ज़्यादा आते होंगे, तब फैसिलिटी नहीं थी। रोज़ 2000 पेशेंट MY में नए आते थे उस ज़माने में। तो देखा कितनी तकलीफ़ है सबको, लोगों को दूर दूर से पेशेंट्स को MY आना पड़ता था। न यहाँ वो पेशेंट को रहने की जगह, न सोने की जगह, न खाने की जगह। बेचारा वहीं गार्डन में बैठे रहते थे, वहीं जो भी मिल जाए वो खाते रहते थे। कोविड का वक्त ऐसा था जब मेडिकल फील्ड पर सबसे ज़्यादा असर देखा गया, तो इस वक्त में आपने किस तरह से काम किया और क्या चैलेंजेस सामने आए? कोविड में मैं जो था वो जिला प्रशासन की एक जो कोविड आर्मी थी, उसमें हम लोग 8-9 डॉक्टर्स थे। तो हम तो 22 मार्च से, पिछले वाले 22 मार्च से लगातार जिला प्रशासन के साथ में काम कर रहे हैं। और ये तो मैंने देखा हुआ है कि जिलाधीश महोदय ने जब हमको उस टीम में लिया तो क्या समस्या थी, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे और सारे हॉस्पिटल्स में कोई व्यवस्था नहीं थी। हॉस्पिटल के जो संचालक थे उनको मालूम नहीं था किस प्रकार से ट्रीटमेंट होना है। लोग डरे हुए थे, बाकी किसी को अपनी जिम्मेदारी के भाव नहीं थे। सबको ये लग रहा था कि केवल चिकित्सा विभाग और पुलिस प्रशासन, ये 2 का ही काम है इसमें। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे हमारे प्रशासन ने सबको जोड़ा, नगर निगम को जोड़ा, IDA को जोड़ा, फिर और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जोड़ा, शिक्षा वालों को जोड़ा, तो धीरे धीरे वो काम बढ़ता गया। फिर उसमें फिर हमने कि ये ग्रीन हॉस्पिटल, ये येलो हॉस्पिटल, ये रेड हॉस्पिटल, तो पूरा ऐसा अप्रैल महीना लग गया सारे जो समस्या थी इसको सेटल करने में। फिर मई से जाके फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला अब ऐसा ऐसा करना है। तो मई के बाद एक आम जनता में भी कॉन्फिडेंस आया, फिर चिकित्सकों को भी कॉन्फिडेंस आया, और दूसरे जो काम करने वाले विभाग थे जैसे MPV था, IDA था, फिर इनको भी ज़रा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं हमको भी करना है। फिर सब ने आके, व्यापारी बंधु भी, उनको लगा नहीं हमको भी कुछ करना है। फिर स्वयंसेवी संस्थाएं भी आई, उन्होंने भी काम चालू किया। तो सबसे जो कठिन समय था वो अप्रैल महीना था, तो उसमें बड़ी समस्या थी। धीरे धीरे फिर वो मई महीने में सेटल हो गया मामला। अब वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या पता ये सिक्योर होगा या नहीं, या हमें इससे फ़ायदा होगा या नहीं। तो इस सब बातों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले मार्च से, 2020 के मार्च से मैंने देखा है, मैं तो व्हाट्सएप पे लगातार मैसेज और ये भेज रहा हूँ, लगातार करीब रोज़ 2-3 मैसेज तो भेज ही देता हूँ। आज तक मैंने 3-4 हज़ार मैसेज पब्लिक को भेज दिए होंगे, आम लोगों को, जागरूकता के हिसाब से। तो 5 करोड़ डॉक्टर नए व्हाट्सएप पे पैदा हो गए।
ये हंसी की बात नहीं, मतलब ये बड़ी अपनी सोशल मीडिया का गलत उपयोग और दुष्प्रचार है। लोगों ने अलग अलग जानकारियाँ उस पर भेजी, तो ये जो आप बोल रहे हैं वैक्सीन के लिए भी बहुत दुष्प्रचार हो रहा है, लोगों में गलत फहमी है। तो ये जो वैक्सीन है ये अच्छे के लिए हुआ है और इसको सबको लगाना ही चाहिए, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हम हमारे बचपन से देख रहे हैं और हमारे बच्चे भी हैं और दूसरे बच्चों का भी देख रहे हैं, उनको पोलियो, डीपीटी और दूसरे जिस प्रकार से वैक्सीन है वैसा ये वैक्सीन है। थोड़ी थोड़ी वो समस्या, किसी को दर्द हो रहा है, किसी को आधे दिन एक दिन बुखार आ रहा है, वो समस्या है, उसको डरने की बात नहीं है। ये हमारे सरकार ने पूरे विश्व में सबसे लीड ले लिया इसमें, तो हमारे लिए तो कर रही है सरकार, तो नहीं लगाना उसको ये तो कोई समस्या ही नहीं है। मेरे ख्याल से जो नहीं लगाने पहुँचे हैं वो किसी अपनी व्यक्तिगत कोई समस्याओं के कारण नहीं पहुँचे होंगे, बाकी सबको ये लगाना चाहिए। और जब तक सरकार ये घोषित नहीं करेगी कोविड मुक्त भारत, तब तक सबको सावधानी रखना है। सावधानी की बात से अभी एक बात और देखी जा रही है कि जब से वैक्सीन आया है तब से लोगों ने जो प्रिकॉशन था कोरोना को लेकर वो कम कर दिया है। मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, ये सारी चीज़ों में लोग लापरवाही बरतने लगे हैं और फिर उसका नतीजा हम ये देख रहे हैं कि अभी भी केसेस सामने आ रहे हैं। तो लोगों को इस बात के लिए क्या कहेंगे आप? ये जो लोगों को लग रहा है ना वैक्सीन, तो वैक्सीन से जो वैक्सीन है उससे इम्यूनिटी डेवलप होगी, एंटीबॉडीज़ डेवलप होगी, प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होगी रोगों से लड़ने की। वो कब डेवलप होगी? जब दूसरा वैक्सीन लग जाएगा उसके 20 दिन बाद। तो जब तक आखिरी आदमी को दूसरा वैक्सीन लग के 20 दिन नहीं होंगे तब तक हमको ये सावधानी रखना है। और मेरा तो कहना है ये जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं और बाकी जो सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है ये अब जीवन भर रखना है, ये हमारी आदत है। कभी आपको याद होगा पुराने ज़माने में कि ये मास्क लगाते थे, शाम को जल्दी खाते थे, बाहर से आते थे तो हाथ पैर धोते थे, घर में कपड़े बदल के आते थे। ये अब जीवन शैली में अपनाना है इस बात को, इसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। शायद हम भारतीय संस्कृति के जो अच्छे विचार थे उसको भूल गए, तो इसको हमको वापस जीवन में लाना है। कोरोना के बाद आपको क्या लगता है कि मेडिकल फील्ड में क्या क्या चेंजेस आए हैं? क्या जो सुविधाएं थी, जो पहले से चीज़ें चल रही थी, वो बेहतर हुई हैं? हाँ, बेहतर तो ये डॉक्टर्स में भी पेशेंट के प्रति अवेयरनेस आई है और हमको भी लग रहा है कि पेशेंट जागरूक होना चाहिए। पेशेंट्स को भी, जैसे आपने मेरे क्लिनिक पे भी देखा, अभी हमने चूँकि इंटरव्यू चल रहा है इसलिए वो ग्लास शील्ड और ये हटा दिए। ये तो मेरे यहाँ आप देखेंगे फर्नीचर मैंने सब हटा दिया। एक समय में एक ही पेशेंट अंदर आएगा, दरवाज़ा भी खुला रहेगा, किसी भी पेशेंट का कहीं भी हाथ नहीं लगेगा, बिना कहीं हाथ लगाए एक पर्टिकुलर स्थान पे आके बैठिए, मुझे लगेगा तो मैं उसके पास जाके देखूंगा। ये सारे हॉस्पिटल्स में, छोटे क्लिनिक्स में, बड़े हॉस्पिटल्स में, सब जगह ये क्रिया आजमाई जा रही है। जितने भी कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स के अलावा, नर्सेस के अलावा भी, उनको भी ये बताया गया है कि आपको अननेसेसरी किसी भी जगह पे हाथ नहीं लगाना है। यदि हाथ लगाना है तो आपको हाथ में मास्क, वो ग्लव्स पहनना है, मुंह पे मास्क लगाना है। तो ये डॉक्टर्स में भी आ रही है और पेशेंट्स को भी जागरूकता तो आई रही है। तो सब कोविड के टाइम पर आपकी फैमिली ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया? क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास उस वक्त काफ़ी बर्डन होगा काम का, कि पेशेंट हैं या जो भी हैं, तो किस तरह से फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? मैंने लगातार पिछले मार्च से आज तक एक भी छुट्टी नहीं मनाई, संडे की भी छुट्टी नहीं मनाई। मैं यहाँ पे पूरे इंदौर में डॉक्टर नहीं मिलते थे, लेकिन मैं रोज़ यहाँ 11 से 3 तक अवेलेबल था। व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज जाते थे और सारे पेशेंट को मैं जिलाधीश की टीम में भी था, तो कभी हमारी मीटिंग होती थी तो हमारा समय मीटिंग कारण क्लिनिक का अलग अलग हो जाता था। तो मेरे व्हाट्सएप पे करीब 1200-1500 फैमिलीज़ मेरे साथ जुड़ी है। तो मैं रोज़ सुबह उसमें मैसेज डालता था कि आज मैं इतने बजे मिलूँगा, और जिन जिन को आवश्यकता थी वो सारे पेशेंट आ जाते थे। तो मेरा घर का, मेरे परिवार का सहयोग था। थोड़ा फोर्स तो रहता था, अरे आप ही क्यों कर रहे हो अकेले, बाकी सब तो घर में बैठे हैं, लेकिन वो था कि नहीं, कुछ करना है। तो फिर वो मेरे जो पर्टिकुलर पेशेंट है वो बड़े खुश है। हमने उस समय IMA के माध्यम से 100 डॉक्टर्स के मेरे साथी जो थे उनकी लिस्ट दी थी, और उस लिस्ट में अलग अलग नाक कान गले वाला, हड्डी वाला, ये वो सब प्रकार के, और वो जो 100 लोगों की लिस्ट थी जिनसे आप कभी भी फ़ोन पे बात कर सकते हो, आप घर से नहीं निकल सकते, तो वो भी एक बड़ा काम था। वो पूरे, मेरे को, आपको विश्वास नहीं होगा, एक पेशेंट से मैंने पूरी बात की और उससे
पूछा अच्छा नहीं ठीक हो तो 2 दिन बाद मेरे को आके बताना। बोलता है मैं तो भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ, एक मेरे को बोलता है मैं तो उधर खजियार से बोल रहा हूँ। तो वो लिस्ट पूरे देश में घूमी और उसको देख देख के फिर पूरे देश के डॉक्टर्स ने अपने अपने शहरों में ये चीज़ आजमाई कि चलो हमें ना कम से कम फ़ोन पे तो बात कर सकते हैं पेशेंट्स के। तो वो भी बिज़ी रहे, तो करीब उस समय भी मैंने अप्रैल और मई महीने में करीब 2,000-2,500 कॉल अटेंड किए। रात को 11 बजे क्या, सुबह 4 बजे क्या। मैक्सिमम लोगों का यही था कि डर था, उनको बीमारी कोई नहीं थी, तो हमारा ये काम था कि उनको ज़रा डर उनका दूर करना। तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा है और मेरा परिवार का तो पूरा सहयोग मिला, उसके बिना तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकल सकता था। हम यहाँ पर कई सारे अवार्ड्स देख रहे हैं, लेकिन इन सब में से भी आपका बेस्ट अचीवमेंट और अवार्ड कौन सा रहा है आपकी पूरी प्रोफेशनल लाइफ का, पर्सनल लाइफ का? मैंने कभी भी अवार्ड्स के लिए काम नहीं किया, कभी भी अवार्ड्स के लिए काम किया। अभी पिछले मार्च से भी कर रहे हैं तो ये सोच के नहीं किया कि कभी अवार्ड मिलेगा। मैं IIMA इंदौर का प्रेसिडेंट भी था पहले, अभी स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट था लास्ट दिसंबर तक। तो उस समय भी मैंने सबसे ज़्यादा काम किया एज ए प्रेसिडेंट। तो वो काम इसलिए नहीं किया कि कुछ अवार्ड मिलेगा, लेकिन मेरे पूरे देश के 1000 ब्रांचेस में से मेरे को अवार्ड का, तो सभी अवार्ड अच्छे हैं। और ये वाला जो अवार्ड आप देख रहे हो ये अभी हमको जिला प्रशासन की तरफ से 26 जनवरी को मिला है कोविड में अच्छा काम करने के लिए। तो कभी अवार्ड के लिए मैंने काम नहीं किया। थोड़ा सा पर्सनली मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह का आपका प्रोफेशन है तो इसमें आप इतना बिज़ी रहते हैं, तो फिर इससे थोड़ा सा बाहर निकल कर आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मतलब जब आप फ्री रहते हैं तो क्या करना पसंद करते हैं? मैं कॉलेज में था, मेडिकल कॉलेज में, उसके पहले स्कूल में भी तो गाना गाने का था। सीखा नहीं है लेकिन गाना थोड़ा बहुत हम लोग गा लेते। फिर कॉलेज में भी गाते थे। कॉलेज में मेरे को मेडिकल कॉलेज में जानते इससे थे कि ये गाने वाला है ऐसा करके। तो 4 बैच आगे 4 बैच पीछे ऐसे कुछ लोग थे। हमने फिर कॉलेज से निकलने के बाद भी हम लोग गाने गाने के लिए ऐसे महफिल लगाने लग गए। फिर हमने उसका ग्रुप का नाम दिया स्पंदन डॉक्टर्स कल्चरल ग्रुप। तो हमारा 12 डॉक्टर्स का एक ग्रुप है। अभी तो कोविड में नहीं कर पाए, लेकिन हम हर साल 4-5 अच्छे बड़े कार्यक्रम करते हैं श्रोताओं के लिए। कोविड में भी हमने लास्ट जुलाई में ऑनलाइन एक प्रोग्राम भी दिया था। एक तो गाने का शौक है, वो देख ही रहे होंगे आप, कहीं कहीं लगे हुए हैं। दूसरा मैं 1991 से योग से जुड़ा हुआ हूँ, तो योग विशारद भी किया है मैंने, DAVV से डिप्लोमा इन योग भी किया हुआ है। और अभी एक चौथराम कॉलेज है, उसमें मैं MA क्लास को डिप्लोमा इन MA डिप्लोमा और डिप्लोमा इन योग DAV से एफिलेटेड है, उनको भी पढ़ाने जाता हूँ रोज़ सुबह। तो रोज़ सुबह 8:45 से 9 बजे तक मेरा समय उधर भी जाता है। तो सब यही पूछते हैं कि इतना सारा काम करते हो तो फिर पेशेंट कब देखते हो? तो पेशेंट मेरे को उल्टा पूछते हैं, आप रोज़ सुबह शाम या मिलते हो तो ये काम कब करते हो सारे? तो वो 2 चीज़ों का मेरे को, योग और गाने का थोड़ा सा शौक है। एक सफल डॉक्टर होने के लिए एजुकेशन होना जितना ज़रूरी है, उसके अलावा क्या क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति में जब जाकर वो एक सफल डॉक्टर बनता है? वो मरीज को क्या तकलीफ़ है बस ये समझना, वो क्यों हमारे आया है। बहुत बार तो पेशेंट को इतनी समस्या नहीं रहती है, लेकिन वो केवल डर के कारण, कोई तनाव होता है उसके कारण आता है। तो हमारा काम ये है कि उसकी जो तकलीफ़ है वो समझना, और यदि आपने वो समझ ली तो वो पेशेंट को ठीक होना ही होना है। पेशेंट भी यही चाहता है। तो बस उस व्यक्ति वो हमारे पास क्यों आया है, उसकी क्या समस्या है, यदि आपने वो समझ लिए तो आप निश्चित ही सफल डॉक्टर रहेंगे। फिर चाहे आप फिर वो MBBS हो या कोई वैकल्पिक चिकित्सा कर रहे हो या सुपर स्पेशलिटी हो, यदि आपने उसकी बात को नहीं समझा, उसकी बात को सुना भी नहीं, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। सर, सोशल लेवल पर आप कुछ वर्क कर रहे हैं जिससे लोगों को हेल्प मिल रही हो? अभी मैं इस सब के अलावा एक गुरुजी सेवा न्यास ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ। एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है 54 नंबर स्कीम में, तो वहाँ मैं उस ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ। तो उसमें अभी 9 मार्च को उसका उद्घाटन है। वहाँ एक डायलिसिस सेंटर होगा, वहाँ फिजियोथेरेपी होगा। सर, आप हमारी सोसाइटी और यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह से खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं ताकि वो आगे चलकर अपनी सोसाइटी को भी बेहतर बना सकें? जो यूथ है आजकल का बहुत उलझा हुआ है कॉम्पिटिशन्स में और अपने करियर के लिए। तो उसमें वो जो यूथ है वो खुद के हेल्थ के प्रति बिल्कुल ही मतलब वो लापरवाह हुए हैं। मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है जब पेशेंट लोग कोई आते हैं, बच्चे की माँ साथ में आती है, बोले ये 2 बजे अमेज़ॉन किसी कंपनी से रात का खाना बुलवाता है, रात को 2 बजे और 3 बजे। तो मेरे को तो याद ही नहीं है कभी ऐसा हमने कभी खाया होगा रात के 3 बजे कोई खाने का समय है।
तो हेल्थ को जो यूथ है, जो आज के बच्चे हैं, उनको एक तो पहले हेल्थ के प्रति उनको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। कैरियर के लिए हेल्थ को शहीद कर देना, मेरा तो ये वर्ड रहेगा, ये बहुत गलत बात है। और दूसरा, मानसिक तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट उनको सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा तनाव है आजकल के कंपटीशन के इसमें। तो दो बातें उनको खास सीखना है, पहला तो हेल्थ मैनेजमेंट और दूसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये दोनों सीख जाएंगे तो आगे लंबे समय तक काम करते रहेंगे, काफ़ी साल तक। तो आईएमए के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर संजय से हमने कई सारी बातें जानी। सर ने हमें कई सारी चीज़ों से रूबरू करवाया, सर के एजुकेशन के बारे में, सर के वर्क एक्सपीरियंस के बारे में हमने सर से बात की। कोविड-19 में भी सर ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसके लिए सर को अवार्ड भी मिला है। और युवाओं के लिए सर ने एक चीज़ कही है कि अपना टाइम रूटीन थोड़ा सुधारिए, तो आपके लिए ये चीज़ अच्छी होगी। इस सारी जानकारी के लिए थैंक यू सर। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.